ओके। अब देखो, जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं, वो दोनों लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा नहीं है, नोट्स नहीं बनाया है, उनको तो ट्रबल होगी क्लास में, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है। अब जिनको जिनको कहीं पर कोई पॉइंट न समझ में आया हो, कोई इश्यू हो, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करो। मैं एक बार सारी बातें रिवाइज करूंगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, जस्ट मेंशन द चैट बॉक्स जो पॉइंट कम क्लियर हो। बाय द टाइम मैं एक एक फंक्शन को, बिकॉज आप, आई एक्सपेक्ट कि आपने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कॉसेकेंट की जो भी ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टीज अपने नोट में प्रॉपरली नोट कर लिया होगा। आई होप, एम आई राइट? यस सर। तो साइन फंक्शन में क्या क्या बताया गया उसको देखते हैं पहले। साइन एक्स फंक्शन, इस एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, कि अगर हम साइन एक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ तो क्लियर है कि ग्राफ 0,0 से पास करता है। जीरो पर वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, मीन्स इंटीजर मल्टीपल पाई पर इसकी वैल्यू 0 होती है। और इसके बाद ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, फिर थर्ड में डिक्रीज कर रहा है, फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है। ये एक पीरियोडिक इंटरवल है, ये 0 से 2 पाई। और इफ यू गो बियॉन्ड 0 to 2 पाई, द सेम ग्राफ विल रिपीट। सेम ग्राफ रिपीट का मतलब होता है, सेम ग्राफ रिपीट होने का मतलब होता है कि पीरियोडिक है वो फंक्शन, और 2 पाई इंटरवल में जो भी लेंथ है वही लेंथ ऑफ कर्व अगेन एंड अगेन रीअपियर होगा। मतलब है ये 0 से 2 पाई लेंथ का ग्राफ को लेकर के कट एंड पेस्ट करके पूरा रियल डोमेन में साइन एक्स का ग्राफ बनाया जा सकता है। कुछ बातें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, जैसे अगर कहीं बोला जाए कि साइन एक्स की वैल्यू 0 है, तो आप इमीडिएटली क्या बोलेंगे, x इक्वल टू एन पाई। अगर कहीं बोला जाए साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो आप बोलेंगे पाई/2, देन 5 पाई/2, देन -3 पाई/2। ये सभी 4k+1 टाइप की नंबर है। 4k+1 1, 4k+1 5 भी होगा, 4k+1 9 भी होगा। तो पाई/2 के जो 4k+1th मल्टीपल है उस पर साइन की वैल्यू 1 होगी। मतलब मैंने क्या बताया, मैंने बोला साइन एक्स 0 का क्या मीनिंग है, साइन एक्स इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है, और साइन एक्स इक्वल टू -x का क्या मीनिंग है, -1 का क्या मीनिंग है। तो वेन एवर साइन एक्स इज 0, वेन एवर साइन एक्स इज 1, वेन एवर साइन एक्स इज -1, व्हाट डू यू टेक इन्फरेंस फॉर x। तो यहां पर होगा x इक्वल टू n पाई। ग्राफ पर आपको ये दिखना चाहिए। देखो, जब आउटपुट 0 हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है ना, तो वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। इसी तरह से साइन एक्स की वैल्यू 1 कब है, तो ये है 1, ये पाई/2, देन 5 पाई/2, -3 पाई/2। तो ये नंबर जो देख रहे हो, -3 1 5, 4 के डिफरेंस पे है। ये नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर ऑफ द टाइप 4k+1। k इक्वल 0 पर 1 आएगा, k इक्वल 1 पर 5 आएगा, k इक्वल -1 पर -3 आएगा, एटसेट्रा। तो x इज इक्वल टू 4k+1 पाई/2। ये साइन एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है, मतलब जब जब साइन एक्स 1 होगा x की वैल्यू ये होगी, जब जब x की वैल्यू ये होगी साइन एक्स 1 होगा। इसी तरह से साइन एक्स -1 कब होता है, वो देख लो, 3 पाई/2, देन -पाई/2। तो वो उसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 4k-1 पाई/2। तो ये जो तीन आउटपुट है, 0, 1 एंड -1, ये साइन के लिए भी पता होना चाहिए, कोसाइन के लिए भी पता होना चाहिए आपको। तो ऑब्वियसली टैन के लिए पता चल ही जाएगा कब होगा। तो और ग्राफ में क्या क्या बताया गया प्रॉपर्टीज में, डोमेन है ऑल रियल, रेंज है -1 to 1, दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड। साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, मतलब 2 पाई लेंथ ऑफ इंटरवल।
ही 1 पीरियोडिक इंटरवल है, उसी को कट पेस्ट करके ग्राफ बनता है। प्रिंसिपल डोमेन इज -π/2 टू π/2। अब यहाँ प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कशन हुआ था इसका, जो आपने देखा, बट फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूं। अ सबसेट ऑफ डोमेन in which function takes up all its values, all its outputs, जितने पॉसिबल आउटपुट फंक्शन के हैं, exactly once, and it is taken conveniently, it is taken for convenience, it is taken nearer to 0, so that इसमें जो एंगल्स या इनपुट हो वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो और प्रेफरेबली पॉजिटिव। तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन, 6 ही तो फंक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एंड कोसेकेंड एक्स। तो ये सभी फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का -π/2 से π/2 है, because you can see that when x varies -π/2 to π/2, sin x takes all its value starting from -1 up to 1 exactly once, and this interval is nearest to origin. although ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं, जैसे कि 0 π/2 से 3 π/2 में sin x अपनी सारी वैल्यू लेगा डिक्रीज करते हुए, बट जो सबसे नजदीक 0 के है वो -π/2 to π/2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डोमेन। कॉस का ऐसे ही होता है 0 to π, tan का होता है -π/2 से π/2 बट ओपन, कॉट और कॉस का सेम होता है, बस ओपन इंटरवल हो जाएगा। सीकेंट और कॉस का एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ π/2 हटा देंगे क्योंकि π/2 पर सीकेंट अनडिफाइंड हो जाता है। कॉसेकेंट और साइन का एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ 0 हटा देंगे क्योंकि 0 पर कॉसेकेंट डिफाइंड नहीं होगा। तो प्रिंसिपल डोमेन एक नई चीज है, डोमेन का एक सबसेट है, ठीक है, जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये भी बोल सकते हैं कि टेक्स ऑल इट्स वैल्यू एग्जैक्टली वंस, का मतलब है फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2, दैट इज बाइजेक्टिव होता है जिस इंटरवल में फंक्शन। इसी को डोमेन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी भी बोलते हैं, तो अभी लिख दो ऑल्सो नोन एज डोमेन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, ऑल्सो नोन एज डोमेन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, जिस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो डोमेन क्लियर है, ऑल रियल नंबर, रेंज -1 to 1, ये सारे जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं बेटा, ये बिल्कुल आपके दिमाग में प्रिंट हो जाने चाहिए। यू रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π, प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2, एंड sin x is an odd function क्योंकि sin -x is माइनस ऑफ sin x, मतलब sin x की वैल्यू जो थीटा, मान लो थीटा एंगल पर जो sin x की आउटपुट आएगा, माइनस थीटा पर वही आउटपुट होगा अपोजिट साइन का। तो ये और ये दोनों सेम y कोऑर्डिनेट है, साइन अपोजिट है, ये अगर +½ है तो ये -½ है, ऐसा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा is equal to negative of sin theta. This shows that it is an odd function, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो ये भी लिख सकते हो, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जैसा ग्राफ सेकंड में है वैसे ही फोर्थ में है। जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ ये दिख रहा है ना, तो एग्जैक्टली ऐसा यहां देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिरर इमेज, -2π से -π तो π से 2π, और जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो तो देख ही रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है एग्जैक्टली इसी का मिरर इमेज इधर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा। तो ये बात भी समझ में आ गई, ऑड फंक्शन की बात हो गई, पीरियोडिसिटी की बात हो गई।
एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है डिसकनेक्टेड, लगातार पॉइंट मिलते हैं, कोई गैप नहीं, तो पूरा एक थ्रेड जैसा है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले और चौथे में इंक्रीज कर रहा है, देखो पहले क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड और थर्ड में कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है 1 से -1। तो ये साइन एक्स के बारे में बात हुई थी। एग्जैक्टली इसी तरह से साइन एक्स का रेसिप्रोकल करके कॉसेकेंड एक्स बना है, कॉस का रेसिप्रोकल करके सीकेंट बना है, टैन का रेसिप्रोकल करके कॉसेकेंट बना है। तो अब जैसे मान लो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी आंसर करो। साइन ऑफ 12 डिग्री माइनस साइन ऑफ 23 डिग्री, ये y है। इट इज y इज पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव तो आप बोलेंगे नेगेटिव सर। आप बोलेंगे y इज नेगेटिव, रीजन क्या बोलेंगे? सर, ये बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे थीटा के वैल्यू बढ़ाएंगे तो सर इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, सेम इनइक्वालिटी रहेगी। हाँ, तो साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर श्योर, एंड ये दोनों एंगल फॉर्चुनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलेंगे 12 डिग्री इज स्मॉलर देन 23 डिग्री। और आपको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का नेचर नहीं चेंज होता है, इसलिए साइन 12 डिग्री विल बी लेस देन साइन 23 डिग्री, एंड देयरफॉर साइन ऑफ 12 डिग्री छोटा है माइनस साइन ऑफ 23 डिग्री बड़ा है, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, साइन की वैल्यू, तभी हम बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एटसेट्रा। आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर फंक्शन का जान करके अननोन एंगल्स के साइन की वैल्यूज के कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कोसाइन फंक्शन की बात करते हैं। कोसाइन फंक्शन क्या है, सॉरी कॉसेकेंट फंक्शन क्या है? ये साइन का रेसिप्रोकल है 1/sin। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करता है। तो कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन के ग्राफ का जस्ट उल्टा, रिवर्स बिहेवियर होता है। जहां पर जब साइन की वैल्यू 0 से 1 होगी तो कोसाइन की वैल्यू इन्फिनिटी से 0 होगी, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और 1 का रेसिप्रोकल 1, तो इन्फिनिटी से 1 आएगा। ऐसा साइन इंक्रीज करते हुए जाएगा तो कॉसेकेंट डिक्रीज करते हुए आएगा। तो ऐसा है, जस्ट जैसे साइन का एक ग्राफ है, एक साइन का लूप ले लिया 0 से पाई में, तो यहां देखो जब 0 पॉजिटिव है, 0 से जस्ट बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। देखो जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी कॉसेकेंट कम होता जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो कॉसेकेंट भी 1 हो गया, तो ये 1 π/2 1 वो पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ टच करते हैं। और फिर इसके बाद साइन डिपिंग डाउन, देन कॉसेकेंट इंक्रीजिंग अप। तो आप ऐसा साइन के लूप के ऊपर ऐसे उल्टा पैराबोला जैसा, पैराबोला नहीं है ये, क्योंकि पैराबोला तो डाइवर्स करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, जबकि ये कैसा होगा कि ये वाई एक्सिस के साथ मर्ज होगा इन्फिनिटी पे जाके, और इधर x इक्वल टू पाई पर मर्ज होगा, तो x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 0, ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में ऐसा एसिम्प्टोटिक कर्व होगा, यहां इन्फिनिटी पे जाके इन दोनों वर्टिकल लाइन को रिस्पेक्टिवली टच करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस इन्फिनिटी पर ये हो गया कॉसेकेंट का ग्राफ ऐसे। तो साइन के जस्ट ऊपर ऐसे रिवर्स अपवर्ड ग्राफ बना दो। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये कॉसेकेंट का ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कॉसेकेंट की रेंज क्या है। इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कॉसेकेंट कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। सारी बातें आप इसी ग्राफ पर ऑब्जर्व करके बता सकते हो। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। अगर कोई चीज आपको ट्रबल होगी तो वो आप बता देंगे, आपको तो लिखना नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। तो जस्ट डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट, जहां पर ये अनडिफाइंड है। कहां पर अनडिफाइंड है?
जब साइन 0 हो जाएगा, मतलब n पाई इंटीजर मल्ट 0 पाई 2 पाई पर देखो ग्राफ नहीं है, तो ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, रेंज है ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। प्रिंसिपल डोमेन वही है जो मैंने बताया, जो साइन का है वही इसका भी है, सिर्फ 0 हटा देना क्योंकि 0 पर ये अनडिफाइंड है। इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि जब साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो उसके रेसिप्रोकल की भी नेगेटिव हो जाएगी। डिसकंटिन्यूअस है 10 पाई, साइन एक्स जैसा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इसके ग्राफ में ब्रेकेज है, तो हर एक पाई के मल्टीपल पर ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे पाई के जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसके जस्ट बाद ये माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करता आएगा, क्योंकि साइन डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। जब ये 0 नेगेटिव, जैसे 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी, लेकिन 0 से जस्ट छोटी वैल्यू -0.00001 टाइप की, उसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये फिर इंक्रीज करते हुए ऐसे आएगा। इट डिक्रीजेज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जस्ट उल्टा है, जैसा साइन का है उसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है जी। पीरियोडिसिटी, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, जो साइन का पीरियड है वो इसका पीरियड है, क्योंकि साइन का ही जस्ट रेसिप्रोकल है। तो साइन और कॉसेकेंट हो गया, इसी तरह से कॉस और सीकेंट हो गया। कॉस के बारे में क्या आपने देखा था, 0 पर वैल्यू 1 थी, फिर 1 से π/2 पे 0 हुई थी, फिर पाई पे -1 हुई थी, फिर 0 हुई, फिर 1 हुई, तो ये एक लूप था 2 पाई इंटरवल का, और यही बार बार कट एंड पेस्ट होकर रिपीट होता है। प्रिंसिपल डोमेन है 0 से π/2, तो इसके प्रॉपर्टीज भी लिखते जाओ। पहला, द डोमेन इज कॉस, डोमेन इज रियल सेट, रेंज इज -1 to 1, प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई, जितना पोर्शन मैंने रेड कलर से मार्क किया ये प्रिंसिपल डोमेन है, इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। ठीक है। इस इंटरवल में फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब इन्वर्टिबल है। इसी इंटरवल के लिए इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स जब डिफाइन करना होगा तो कॉस एक्स का डोमेन सिर्फ 0 से पाई लेंगे। रादर आप ऐसे समझ लो कि अगर, हालांकि ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको +2 में पढ़ना है, बट समझने में कोई बुराई नहीं है, कॉन्सेप्ट आइडिया तो समझ ही सकते हो। जैसे आप बोलेंगे कॉस एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, 0 से पाई टू -1 से 1, यही है ना, 1 1 ऑन टू। रेंज जो है वो कोडोमेन बना दिया और डोमेन प्रिंसिपल डोमेन है, f(x) = cos x है, और y = cos x बोल दो इसको। अब इसका इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन करेंगे तो कैसा होगा, तो f इनवर्स वो डिफाइन होगा -1 से 1, उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और 0 से पाई उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बताया था मैंने कि जो इनवर्स का डोमेन जो है वो फंक्शन की रेंज होती है, और जो फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन होता है वो इनवर्स का डोमेन रेंज हो जाता है। और f इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसको cos इनवर्स x बोलेंगे। तो cos इनवर्स x का डोमेन होगा -1 to 1, रेंज होगा 0 to पाई। और जैसे कोई आपसे बोल जाए cos इनवर्स हाफ क्या होगा, तो आप बोल देना इस इंटरवल 0 से पाई इंटरवल का कोई एंगल होगा थीटा बिलोंगिंग टू 0 to पाई, सच दैट cos थीटा, जिसका cos लेने पर हाफ आ जाए, तो cos थीटा = हाफ। तो अब आप खुद भी बता सकते हो, है ना, कि 0 से पाई में कौन सा एंगल है जिसके लिए cos हाफ होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है cos की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है 60 जिस, डिग्री। बिल्कुल, तो थीटा = π/3। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज cos इनवर्स हाफ, तो आप क्या बोलेंगे, π/3। क्यों, क्योंकि कोसाइन ऑफ π/3 इज हाफ। तो cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज एन एंगल लाइंग इन द 0 to पाई जिसके cos की वैल्यू हाफ है, ऐसा। तो ये हो गया cos के प्रॉपर्टीज जो थी। इवन फंक्शन है क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, cos -x cos x होता है, और पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ में देखो कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, और थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है। ये देखो पाई से 2 पाई तक इंक्रीज कर रहा है और 0 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजेज -1 to 1 to -1, देन इंक्रीजेज -1 to 1, दैट्स इट। ये कॉस हो गया, और इसे कॉस का रेसिप्रोकल करके सीकेंट बन जाएगा ऐसे।
जैसे जहां जहां कॉस 0 हो रहा है ना वहां पर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि जब कॉस 0 होगा तो रेसिप्रोकल इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसी लाइन में टच करेगा वो। तो अब इसका ग्राफ जो सीकेंट का आएगा वो जस्ट इसी से ऐसे इंक्रीज करता हो इधर, और इधर भी इंक्रीज करता है, ऐसे ऊपर की तरफ चल जाएगा। ऐसे यहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ डाउनवर्ड ऐसे आ जाएगा। जस्ट जैसे कॉसेकेंड है बिल्कुल वैसा सीकेंट का ग्राफ आएगा। जैसे साइन का ग्राफ हो और उस साइन एक्स के ग्राफ को अगर आप लेफ्ट की तरफ π/2 ड्रैग कर दो तो कॉस बन जाता है, क्योंकि आप जानते हो ना साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। इसी तरह से अगर हम सीकेंट का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कॉसेकेंट का ग्राफ लो और π/2 लेफ्ट कर दो तो सीकेंट बन जाएगा। कॉसेकेंट अभी बनाया था, ऐसा होता है कॉसेकेंट का ग्राफ। इसी डायग्राम पर मैं बना के दिखा दे रहा हूं, यहां पर ये कॉसेकेंट का ग्राफ होता है ऐसा। और ऐसे ही जो इधर होगा यहां पर ऐसा होता है, ऐसा। तो आप देखो क्या हुआ, इस येलो वाले ग्राफ को π/2 से लेफ्ट की तरफ ट्रांसलेट कर दो तो ये रेड वाला ब्लैक कलर में जो सीकेंट का ग्राफ है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो येलो वन इज कॉसिकेंट और दिस वन इज ब्लैक वन इज सीकेंट। y इज इक्वल टू कॉसिकेंट x है और ये ब्लैक वाला जो है सीकेंट x है, ये दोनों। तो ये हो गया सीकेंट वाली बात कंप्लीट हो गई है। सीकेंट का ग्राफ प्रॉपर्टीज वही है, ऑल रियल एक्स, ये सब बता चुका हूं पहले मैं, ठीक है। इवन फंक्शन है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो तो डिक्रीज कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, सेकंड में डिक्रीज कर रहा है, थर्ड में फिर डिक्रीज कर रहा है, सेकंड में इंक्रीज कर रहा है, थर्ड में डिक्रीज कर रहा है और फोर्थ में फिर डिक्रीज कर रहा है। तो वहां तो आप सीधे बोलेंगे कि कॉस जहां इंक्रीज करेगा सीकेंट वहां पर डिक्रीज करेगा। तो कॉस का नेचर देख लेना, उसी का रिवर्स नेचर बोल देना। कॉस का याद रखो, साइन कॉस याद रखो, सीकेंट कॉसेकेंट अपने आप याद रहेगा। इसके बाद टेंजेंट के ग्राफ पे बात हुई थी, ये ग्राफ पर भी डिटेल डिस्कशन हो चुका है। तो tan की जस्ट प्रॉपर्टी क्या क्या है, डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल π/2 जिस पर कॉस 0 हो जाता है, रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ग्राफ ऐसा होता है देखो, -π/2 जब एक वैल्यू एंगल के लिए जाएंगे तो -∞, और फिर -π/2 से जब एंगल π/2 जाता है मतलब तो tan की वैल्यू -∞ से इंक्रीज करते हुए और इन्फिनिटी अप्रोच करती है, ऐसा। रेंज -∞ से इन्फिनिटी है। प्रिंसिपल डोमेन यही है जो रेड वाला ग्राफ है, -π/2 से π/2 इंटरवल को प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं। इस वाली ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। यही ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है। पीरियोडिक विद पीरियड पाई है, क्योंकि -π/2 से π/2 लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है पाई, और यही पाई यूनिट का इंटरवल को लेकर के आप कट एंड पेस्ट करके पूरा ग्राफ बना सकते हो। तो दिस इज वन पीरियड। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल्स π/2, क्योंकि जब जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल π/2 होगी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा cos, एंड इस वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी ग्राफ पर। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई ऐसा पॉइंट डोमेन में नहीं है जहां पर tan x इंक्रीजिंग नेचर का नहीं है, हर जगह उसकी वैल्यू इंक्रीज करती हुई दिखती है आपको। और tan का रेसिप्रोकल करके cot बनाया गया, जैसे tan से cot, तो cot की ये सारी प्रॉपर्टी की। cot जो है डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट n π, रेंज इज दिस, पीरियड इज दिस। डोमेन रेंज तो पहले भी मैं बता चुका था। एंड x इक्वल टू n π पर ये अनडिफाइंड होगा, x इक्वल टू n π पर ये वर्टिकल, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π, x इक्वल टू 2π पर ये इन्फिनिटी पर और -∞ पर रिस्पेक्टिवली इस वर्टिकल लाइन को टच करेगा ग्राफ, है ना। बट टच करेगा मतलब इन्फिनिटी पे टच करेगा, तो एक्चुअली आपको कहीं दिखेगा नहीं टच करता हुआ। ग्रेजुअली इस वर्टिकल लाइन y एक्सिस और इसके बीच की जो गैप है वो नैरो डाउन होते 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 आपको दिखेगा इट इज गेटिंग नैरो डाउन, दैट्स इट। ऐसे नीचे जाएंगे तो ये भी नैरो डाउन होता जाएगा, तो इन्फिनिटी पे टच करेगा, ऐसा बोलते हैं। प्रिंसिपल डोमेन 0 से 2π, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n π, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे tan x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हर पॉइंट पर इंक्रीज करता हुआ दिखता है, तो ये हर एक पॉइंट पर डिक्रीज करता हुआ दिखता है।
अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमने एक बताया भी था आपको, जैसे y इक्वल टू tan x है, ऐसे y इक्वल टू cot x है। हाँ, एक सेकंड बेटा अमरीन, एक सेकंड। तो dy बाई dx जब लेंगे ना, तो tan का होता है सीकेंड स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। cot x लेंगे तो dy बाई dx आएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x होता है, हमेशा लेस देन 0 है, रादर लेस देन -1 आएगा इसकी वैल्यू ऑलवेज। तो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हाँ बोलो बेटा, अमरीन अनम्यूट करो और बोलो क्या पूछ रहे हो। हेलो अमरीन। यस सर। हाँ बोलो बेटा, क्या क्या डाउट था बताओ। सर मैंने कुछ नहीं लिखा अभी। क्या हुआ क्या? सर अभी मैंने डाउट नहीं पूछा आपसे। तो यू रेज्ड हैंड, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग बेटे। सर बाय मिस्टेक हो गया होगा। ओके चलो ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तो रिवाइज हो गए, पहले इसको लिख लिए होंगे आप सभी ने। तो कैन वी मूव टू द क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन वो पिछले लेक्चर में डिस्कस भी हुए थे, तो ये थोड़े डिफरेंट है बट वैसे ही हैं, आप फटाफट वर्कआउट करो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रेटर ऑफ tan 60 डिग्री एंड tan 1 डिग्री। tan ऑफ 60 और tan ऑफ 1 रेडियन, सॉरी tan 60 डिग्री और tan 1 रेडियन में कौन बड़ा है? तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे कि भाई ये दोनों एंगल की पोजीशन देखो कि ये कहाँ लाई करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि बोथ दीज एंगल्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आप बोलो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा फंक्शन है। तो जितना भी आप हाँ अभी तक जितना भी लर्न किया उसमें ये लर्न किया कि y इक्वल टू x लाइन को टच करता हुआ tan का ग्राफ अपवर्ड इंक्रीज करता हुआ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ओरिजिन पर ये y इक्वल टू x को टच करता है और इधर ऐसे चला जाता है, ऐसे। ये tan का नेचर होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमने बोला कि tan x इंक्रीजेस, tan x is increasing for all x belongs to 0 to pi by 2। ये रेडियंस में है जो बोला जा रहा है। अब ये दोनों एंगल इसी इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 में, तो 60 डिग्री 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन 180 बाय पाई अप्रोक्सीमेटली 57 57 डिग्री। पॉइंट। बस ऐसे 57 डिग्री, सम मिनट सम सेकंड होता है, तो 57 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 57 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री। तो tan ऑफ 57 डिग्री, tan 57 डिग्री या 57 डिग्री, सॉरी ऐसा करो, 57 डिग्री से tan थोड़ा बड़ा, 1 रेडियन बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है 1 रेडियन, और 1 रेडियन 60 डिग्री से तो डेफिनेटली लेस होता है। तो tan 1 डिग्री के बारे में क्या बोलेंगे? tan 57 डिग्री से tan 1 रेडियन थोड़ा सा बड़ा होगा, बट tan 60 से हमेशा छोटा होगा, 60 डिग्री से। तो tan 1 रेडियन छोटा होगा, tan 60 डिग्री बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। तो यही बताना था, फाइंड आउट द ग्रेटर। तो पहला पार्ट हो गया, बी पार्ट पे जाओ। बी पार्ट में बोला गया साइन 70 डिग्री। बी पार्ट को पढ़ो। आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, साइन ऑफ 73 डिग्री माइनस साइन ऑफ 127 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉट 27 डिग्री माइनस कॉट 73 डिग्री। ये दो ब्रैकेट्स हैं, है ना। ये जो सेकेंड ब्रैकेट की क्वांटिटी है इसके बारे में तो आपको शायद ही कोई कंफ्यूजन हो। कॉट कैसा फंक्शन है बेटा? कॉट डिक्रीजिंग इन बिल्कुल सही बात है। सिंस cot x is always decreasing function, it is a decreasing function। एटलीस्ट अगर हम बोलें कि
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस भी है, डिक्रीज भी कर रहा है। अब दोनों एंगल है तो 27 डिग्री इज लेस देन 73 डिग्री। डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करने पर क्या होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। हाँ, तो cot 27 डिग्री विल बी ग्रेटर देन cot 73 डिग्री। जितना इनपुट छोटा होगा वैल्यू बड़ी होगी, और जितना इनपुट बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होगी, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब है 27 डिग्री का cot ये जो है बड़ा होगा और ये छोटा होगा, यस सर। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 90। दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। this is positive. Now you need to show that this is also positive. In order to show that this product is positive, you need to show that this is positive. How to go ahead with that? साइन के बारे में क्या जानते हैं हम? साइन 127 को क्योंकि So 90 minus theta कॉट to का the ग्राफ sin तो 90 आपने देखा कि कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसा यहाँ दिखा रहा हूं मैं, ऐसा। ये कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा। साइन का ग्राफ तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, वो भी यहां नहीं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा। तो ये इंक्रीज कर रहा है 0 से 90 तक, और उसके बाद ये डिक्रीज करने लगेगा। यहां पर ये दोनों एंगल की प्रॉब्लम क्या है कि एक एंगल तो 90 से छोटा है बट दूसरा 90 से बड़ा है। तो कैसे जजमेंट लेंगे कि साइन 73 डिग्री बड़ा है या साइन 127 डिग्री बड़ा है? विच वन इज लार्ज? sin 90 minus theta is equals to sin 90 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि यहां पर हम उस बात का यूज करेंगे कि π/2 के अबाउट साइन एक्स फंक्शन जो है उसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो चाहे वो फेजर डायग्राम से देखोगे तो भी आप उसको जजमेंट ले सकते हो, और ग्राफ से देखोगे तो भी। इनफैक्ट ग्राफ अपने आप तो आया नहीं, ग्राफ तो फेजर डायग्राम से ही आया है। तो आप जब भी इस बात को ऐसे किसी को समझाओगे या स्कूल एग्जाम में जब लिखोगे तो आप हमेशा इस बात को ऐसे शो कर सकते हो कि ये π/2 से थीटा कम करो और फिर ट्रायंगल बनाओ, और π/2 से थीटा डिग्री आगे ले जाओ, थीटा डिग्री या रेडियन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा एंगल बियॉन्ड ले जाओ और फिर ट्रायंगल बनाओ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आई होप यू एग्री। इसलिए दोनों ट्रायंगल का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अगर ये एंगल को अगर मैं बोलता हूं, मान लो ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, राइट, तो ये एंगल भी बेटा क्या है? ये एंगल भी थीटा है। तो ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, वेर एज ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? π/2 प्लस थीटा। और दोनों के लिए यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो ये y कोऑर्डिनेट मतलब यही साइन की वैल्यू होती है ना, तो साइन 90, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज सेम एज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। मतलब 97 डिग्री का जो साइन होगा वही 83 डिग्री का साइन होगा, क्योंकि 83 90 माइनस 7 है और 97 90 प्लस 7 है, तो 90 प्लस 7 और 90 माइनस 7 पे साइन की वैल्यू सेम आएगी। If I go by that, what is sine 127 degree? Sine of 127 degree is equal to sine of 90 degree plus 37 degree. बोलो। Yes sir. Yes yes sir. sir So it can be well written as sine of 90 degree minus 37 degree. yes sir 90 plus 37 Yes, sir. जो है वो π/2 के बियॉन्ड था, बट 90 माइनस 37 तो एक्यूट एंगल आ गया। तो कितना आ गया? साइन ऑफ sin 53 53। अब आप जानते हो कि 53 डिग्री इज लेस देन 73 डिग्री, एंड देयरफॉर साइन ऑफ 53 डिग्री इज लेस देन साइन ऑफ 73 डिग्री, एंड देयरफॉर 53 इसी को लिख देंगे साइन ऑफ 127 डिग्री इज लेस देन साइन ऑफ 73 डिग्री, एंड देयरफॉर ये वाला छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, दिस इज लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो Yes sir. knowing, understanding the
functions, property of function well, you can just take care of these kind of problem which are unconventionally, ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो यूजुअली पूछी जाती हैं, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल नेचर की हैं, बट कंसेप्चुअली साउंड होती है, सब आराम से मैनेज कर सकते हो। अब 2 क्वेश्चन मैं और दूंगा, वो आपके लिए टेस्ट होगा। क्विक, जल्दी से, टाइम बाउंड आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी, क्विक। पहले एंगल देखो, एंगल का इंटरवल आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, फिर अप्लाई द इनइक्वालिटी। इंक्रीज कर रहा है तो स्मॉलर द एंगल स्मॉलर द वैल्यू, लार्जर द एंगल लार्जर द वैल्यू। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्मॉलर द एंगल लार्जर द वैल्यू, लार्जर द एंगल स्मॉलर द वैल्यू। तो आप यहां पर बोलेंगे 57 डिग्री इज लेस देन 59 डिग्री and tan x increasing function for all x belongs to 0 to 90 degree and therefore जो बड़ा एंगल है उसका वैल्यू बड़ा है tan का। tan 57 is less than tan 59। तो बोल रहे विच इज ग्रेटर, तो जो मैं हाईलाइट कर दूंगा वो ग्रेटर है। ऐसे ही दूसरे पार्ट पे जाओ, कॉट। पहला पार्ट का आंसर सही है आपका, सेकंड पार्ट का आंसर बोलो फटाफट जल्दी से। Cot 1 radian. Cot 1 radian. ठीक है, 59 डिग्री बड़ा है कि 1 रेडियन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 59 डिग्री इज लार्जर देन 1 रेडियन। 1 रेडियन 57 डिग्री समथिंग। एंड कॉट का नेचर कैसा होता है, तो कॉट एक्स फंक्शन, tan x अगर इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉट 59 डिग्री will be less than cot 1 radian, तो cot 1 radian will be larger, this is larger। second भी हो गया। third Sin 97. no, कर गए ना The sin गलती, 83. कर गए ना गलती। ऐसे आपको इमोशनल करके ना आपसे गलतियां करा ली जाती हैं। जहां आप भावनाओं के नियंत्रण में आए वहां मिस्टेक होंगी, तो भावनाओं से बचो। 83 डिग्री 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री, 97 डिग्री 90 डिग्री प्लस 7 डिग्री। आप क्या बोलोगे भाई, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस 7, इससे मैं साइन 90 माइनस 7 and therefore sin of 83 डिग्री has to be equal to sin of 97 डिग्री। तो ये ना तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आंसर क्या आएगा, both are equal, इक्वल। both are equal। अच्छी बात है। गोइंग टू नेक्स्ट, 6 के 6 फंक्शन का डोमेन आपको पता है, ऑल 6 फंक्शन की रेंजेस भी पता है, ऑल 6 फंक्शन के ग्राफ भी पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्विक, जल्दी आंसर करेंगे। बोला गया फाइंड सॉल्यूशन थीटा लाइंग इन द इंटरवल क्लोज्ड 0 to 2 पाई ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो नीचे 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, 0 से 2 पाई इंटरवल में कौन कौन से एंगल थीटा की वैल्यूज हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी एनी रियल नंबर, या कितने सॉल्यूशंस होंगे, अदर वे अराउंड ऐसा बोल सकते हैं। अब जब कभी भी एक नोट करके ये बात को पहले समझ लो, ये कई जगह काम आएगा, नॉट नेसेसरली फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लिख दो कहीं पर, व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन f of x is equal to g of x or f of theta is equal to g of x। मतलब LHS is function of x and RHS is function of x, ऐसा भी हो सकता है, या
LHS इज फंक्शन ऑफ x एंड RHS इज फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब एक तरफ x का फंक्शन है, एक तरफ थीटा का, और x और थीटा इंडिपेंडेंट है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होता है इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो दोनों में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शंस ऑफ LHS एंड RHS। ये पहला स्टेप होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका रेंज फाइंड करो। रेंज की बात कर रहा हूं मैं, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, रेंज की बात कर रहा हूं। और राइट हैंड साइड में भी जो फंक्शन है उसका भी रेंज निकाल लो। अब मान लो मैंने बोला कि LHS का जो रेंज है ना, रेंज ऑफ LHS दैट इज R1 बोल दिया, नेम कर दिया मैंने कि इस रेंज को, LHS फंक्शन की रेंज को मैं R1 बोल रहा हूं। RHS की रेंज को R2 बोल रहा हूं, तो ये R1 R2 नेम कर दिया। तो दो बातें होंगी, देखो जैसे ही आप ऐसा फाइंड करेंगे, पहला स्टेप को वर्कआउट करेंगे, तो दूसरे स्टेप पर आ गया कि R1 एंड R2 मिल गया तुम्हें, तो R1 इंटरसेक्शन R2 देखो, मतलब देखो कि दोनों रेंजेस में कुछ कॉमन है कि नहीं। इफ R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ नल सेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन क्रिएट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, RHS वो वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो RHS की वैल्यू LHS के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का रेंज में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। बट जरूरी तो नहीं ऐसा हो। एंड इफ R1 इंटरसेक्शन R2 contains या इज डिस्क्रीट फाइनाइट सेट, ऐसा बोल दो, इज डिस्क्रीट फाइनाइट सेट। डिस्क्रीट फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो इसमें 2 एलिमेंट हैं, अल्फा बीटा, ऐसा 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है और डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है R1 इंटरसेक्शन R2। इन दैट केस सॉल्यूशन विच पॉसिबल, फॉर सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? फॉर सॉल्यूशन मान लो अल्फा वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो हम ये देखेंगे कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब दोनों फंक्शन अल्फा वैल्यू टेकअप करेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे fx इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू gx, एक केस बना लेंगे, और fx इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू g बीटा इक्वल टू gx दूसरा केस बना लेंगे। ऐसे जितने इसमें इंटरवल एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन में, हर एलिमेंट के लिए इक्वेशन बना करके और ये स्पेसिफिक केसेस को सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा केस अगर R1 इंटरसेक्शन R2 एक कंटिन्यूअस इंटरवल आ गया, तब सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं, फिर आपको प्रॉपर्ली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट से उसको इक्विवेलेंट इक्वेशन में ब्रेक करके सॉल्व करना होगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जस्ट फॉलो दिस गाइडलाइन। इस पर डिटेल डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक में होगा। अभी यहां पर सिर्फ हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है, एक पार्ट में आपको करके दिखा रहा हूं, ए पार्ट। LHS में क्या है? LHS is sin theta, and we know that sin of theta, for whatever be the value of theta, sin theta lies -1 से 1। ये LHS की रेंज है। इसको मैं R1 बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? सेट R1, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। एंड RHS क्या बेटा? RHS, तो RHS फंक्शन को देखो। RHS फंक्शन क्या है हमारा? x + 1/x। इसकी रेंज बता सकते हो? रेंज निकालना तो आपको बताया गया, आप जैसे चाहो वैसे निकाल लो। तो एक तो ये है कि अगर x पॉजिटिव है तो आप जानते हो कि x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर x नेगेटिव है तो x + 1/x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2। तो ये आप बोल सकते हो कि x + 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू, सॉरी, x + 1/x, ठीक है, -∞ से -2 यूनियन 2 टू ∞। अगर आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही, क्योंकि पहले डिस्कशन ऐसा हो चुका है,
तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे ही बोल सकते हो कि ये चीज को प्रूफ करने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि x पॉजिटिव है तो am ग्रेटर देन gm कर दो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर दो, तो आएगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/x। तो ये चीज 1 आ जाएगी ना, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है या इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्रूव हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो ये वाला प्रूव हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका रेंज निकालने का जैसा आपने सीखा था कि अगर आप y को लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यही था ना ये, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर x टू बी रियल तो आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेविकर मेथड से वही आंसर आ जाएगा जो मैंने लिखा यहाँ पर। तो आपने कैसे डिटरमिन किया वो अलग इश्यू है, क्योंकि ये सब पीछे की बातें हैं। अभी आप सिर्फ ये बोलोगे कि RHS जो है वो क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब मेरे पास LHS क्लियर समझ में आ गया और RHS दोनों की रेंजेस आ गई। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? LHS फंक्शन और RHS फंक्शन की रेंजेस का ऑब्जर्वेशन क्या है? R1 intersection R2 null set. वेरी करेक्ट, कि दोनों के इंटरसेक्शन में नल सेट आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये R2 आया हमारा ना, तो क्लियरली R1 इंटरसेक्शन R2 नल सेट है। लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन थीटा की कुछ भी वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू हमेशा इस इंटरवल में आएगी। राइट हैंड साइड फंक्शन x की कुछ भी रियल वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू हमेशा इस इंटरवल में आएगी। इन दोनों इंटरवल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, R1 R2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी वैल्यूज में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आ गया देयरफॉर नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इक्वेशन A हैज नो सॉल्यूशन। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? जस्ट मुझे पोल पे रिप्लाई करके बताओ, और जो पार्ट नहीं क्लियर हो बोलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बेटा, इसको एक क्वेश्चन नहीं एक कॉन्सेप्ट जैसा समझ करके रिप्लाई करो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ये बताना आपने। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगले क्वेश्चन को अपने आप करो। ओके ओके, बी पार्ट पे जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, पार्ट बी पर जाइए, पार्ट बी। इसको नोट कर लो, ये रेंज निकालने के लिए मैंने 2 मेथड बताया, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे उसको यूज करो। ज्यादा आसान तरीका वैसे ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 0, ये लेट किया और फिर बोला कि डोमेन इसका क्या है, तो डोमेन इज x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो x कैन बी रियल तो बोलेंगे x टू बी रियल। इस इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और वहीं से आ गया कि वाई स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वहां से आ गया वेविकर मेथड से माइनस इन्फिनिटी से -2 से यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। इससे मैंने रेंज निकाली। आपने इसी तरह से बी और सी पार्ट कंप्लीट करना है।
होपफुली आप ये सारा नोट कर चुके होंगे, तो मैं ये सब हटा रहा हूं, है ना, ये सारा स्टेप्स हटा रहा हूं. कैन आई रिमूव? Yes, sir. बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है जी? बोल रहे हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. इस इक्वेशन को थीटा या एक्स की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? तो अब सबसे पहले तो LHS में जाओ. अगर इसकी रेंज R1 है, R1 इज व्हाट? सीकेंट थीटा की रेंज क्या है? तो आप बोलोगे कॉस थीटा की रेंज, तो आपको याद है ना, कॉस थीटा की रेंज है -1 से 1. तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन 0 और 0 लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1 इक्वल टू 1. अब रेसिप्रोकल करते, ये 0 नेगेटिव है, 0 पॉजिटिव है, तो -1 का -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई कॉस इज सीकेंट, ग्रेटर देन 0 नेगेटिव का -इंफिनिटी और 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इंफिनिटी लेस का ग्रेटर कॉस का सीकेंट और ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और यहीं से वो आता है कि सीकेंट थीटा जो हमारा है वो -इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज्ड से इंफिनिटी टेकअप करता है वैल्यू. तो सीकेंट और कॉसेकेंट का रेंज कैसे आया, ये मैं वर्कआउट करके फिर से दिखा दिया, जैसे फाउंडेशन करते समय हम लोगों ने किया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का यूज करके, है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है -इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इंफिनिटी. व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ राइट हैंड साइड? फॉर राइट हैंड साइड इसकी रेंज अगर R2 है, तो फॉर R2 क्या करेंगे? ये तो फॉर R1 हमने बात किया, फॉर R1. फॉर R2 बोलो, तो वही y इज इक्वल टू रैशनल फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक तरीका ये भी है कि इसका था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसी का ये रेसिप्रोकल है. तो बिकॉज हम इसकी रेंज निकाल चुके हैं, तो उसका रेसिप्रोकल करके भी रेंज निकाल सकते हैं, -हाफ टू हाफ आ जाएगी, है ना. बट डायरेक्ट भी निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, नहीं पता है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं. डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो आएगा क्या, वाई एक्स स्क्वायर, डोमेन पहले निकालो. व्हाट इज डोमेन? ऑल रियल नंबर. y x square minus x plus y equal to 0. And now x to be real, x को रियल होने के लिए d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो d क्या आएगा बेटा? 1 -1 का होल स्क्वायर इज 1 -4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आ जाएगा 2y -1 इंटू 2y प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4y स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0. तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. वेविकर मेथड से आंसर निकाल दो. एक है -हाफ, एक है हाफ. लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. क्या आया आंसर बोलो? y बिलोंग्स टू, हेलो क्या आ रहा है? -half to half. -हाफ टू हाफ. तो ये आ गया -हाफ टू हाफ. व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज योर कंक्लूजन नाउ? फिर से R1 R2 में क्या कनेक्शन आया साहब? R1 में वो नंबर्स नहीं है जो -1 से 1 के बीच लाई कर रही हैं. R2 में -हाफ से हाफ है. इसका मतलब R1 और R2 में फिर से कोई कॉमन नहीं है. No Here- solution. सर हाँ, R1 intersection R2 is a null set, and therefore equation has No solution. has no solution.
चलो ए पार्ट और बी पार्ट करते करते आपको थोड़ा तो कंफर्टेबल हो गया होगा कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, सी पार्ट का आंसर कर दो और आगे चलते हैं। पार्ट सी का आंसर करो। लेफ्ट हैंड साइड की रेंज तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रही है, और वर्चुअली देखो तो राइट हैंड साइड की भी रेंज तुम्हें अब डायरेक्ट दिख रही है, क्योंकि ए पार्ट आप कर चुके हो। What is the answer for C part and why? Range of left hand side function R1 is -1 से 1 closed, Closed. whereas range of RHS क्या होगा, राइट हैंड साइड फंक्शन का रेंज क्या होगा, R2 जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगा। तो ये फंक्शन 1 + x²/2x है, 1 + x²/2x। इसकी रेंज निकालने के लिए आपको ये देखो, इसका रेंज हमें पता है, क्या निकाला था, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और इसी का हाफ है ये, तो क्या रेंज आएगा बोलो, -∞ to -1, वेरी करेक्ट, -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। Yes, sir. अब जरा देखो, एक रेंज तो आपने निकाल लिया क्योंकि पहले पार्ट का अभी जस्ट निकाला था, वहां से तुम्हें मिल गया, लेकिन एक बात समझो कि हमेशा आपके पास में वो पहला पार्ट और सी पार्ट दोनों एक साथ थोड़ी दिया रहेगा कि ए पार्ट का रेंज निकालिए तो सी निकल जाएंगे। तो आपको इंडिपेंडेंट जल्दी से रेंज निकालना आना चाहिए। तो एक तो रैशनल वाला मेथड से तो आ ही जाएगा, है ना। तो इसका रेंज के लिए रैशनल y लेकर के और d > 0 करके आ जाएगा, वो एक मेथड है। इसका रेंज निकालने का एक अनकन्वेंशनल तरीका मैं बता रहा हूं। x को tan थीटा मान लो, क्योंकि डोमेन है ऑल रियल नंबर, तो tan थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो सारी रियल वैल्यू लेने के लिए कैपेबल है, क्योंकि tan थीटा की रेंज होती है ऑल रियल नंबर, तो x की जगह tan थीटा पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर x ऑल रियल हो और x को sin थीटा पुट करोगे तो वहां गलती हो जाएगी, क्योंकि sin थीटा इज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज। तो ओनली फॉर -1 to 1 x sin थीटा विल होल्ड गुड, फॉर अदर वैल्यूज ऑफ x beyond 1 below -1 x = sin थीटा विल नॉट स्टैंड। तो x को tan थीटा हमेशा ले सकते हो। x को tan थीटा दिया तो क्या आया, तो ये y आ जाएगा तुम्हारा, न्यूमरेटर आ जाएगा 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, दैट इज sec² थीटा, और डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 tan थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो इसको नीचे ले आओ तो आ जाएगा 1/2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा cosecant 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। तो cosecant का रेंज आपको पता है, किसी cosecant ऑफ सम एंगल का रेंज यही होता है, देखा। तो ये भी एक तरीका। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप फंक्शन पढ़ते जाएंगे ना, रेंज निकालने की तमाम स्किल्स सीखेंगे आप। बस अपना दिमाग ओपन रखो और सीखने के लिए बिल्कुल ओपन रहो, बिल्कुल ओपन, नॉट रिडंडेंट टू लर्निंग। लर्निंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हर क्वेश्चन, हर एक इंटरेक्शन, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। अब जो लोग ओपन योर माइंड करके, माइंड ओपन करके रिसेप्टिव होकर के सीख रहे हैं, वो कंटिन्यूअस एनरिच होते जाएंगे, उनका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और जो लोग क्लोज माइंड से हो जाएंगे, सवाल कर रहे हैं मतलब हम सवाल कर रहे हैं जी, क्वेश्चन से हमें नहीं सीखना, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन से भी सीखो, कॉन्सेप्ट डिस्कशन में भी सीखो, जब मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो उसमें भी सीखो, जब आपस में डिस्कशन कर रहे हो उससे भी सीखो, एंड यू विल सी दैट ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू बिकम एक्सीलेंट। तो चाहे जैसे हो भाई, रेंज निकल आई। अब रेंजेस में क्या कॉमन है, यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। क्या इंटरेस्टिंग है, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आया, -1 to 1 close. हाँ, 2 एलिमेंट इसमें आ गए। 2 एलिमेंट कौन कौन से,
-1 एंड 1 सिर्फ दो नंबर है जो दोनों में कॉमन है। -1 दोनों में है, 1 दोनों में है, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। मैंने क्या बताया था वहां एल्गोरिथम बताते समय कि अगर LHS और RHS की रेंजेस में कुछ एक एलिमेंट कॉमन है तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ sin थीटा 1 हो जाए और 1 + x² की वैल्यू भी 1 हो जाए, या sin थीटा -1 हो जाए और 1 + x² की वैल्यू भी -1 हो जाए एक साथ। तो ये दोनों केसेस को सॉल्व कर लो बेटा। ये कब 1 होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो यहां से आ जाएगा कि x² - 2x + 1 0 हो गया एंड sin थीटा 1 हो गया। यहां से आ गया x की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर है। और sin थीटा 1 कब होता है? sin थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? When theta equal to 90 degree. फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज की क्लास में अभी फिर से मैंने साइन करते समय बताया था कि sin थीटा 1 जब बोलो ना तो सिर्फ 90 मत बोलो, अब थीटा वेरीज -∞ से इन्फिनिटी। इन्फिनिट नंबर ऑफ एंगल होंगे जब साइन की वैल्यू 1 होगी। सारे वैल्यू बोलना सीखो। 4k N pi, sir. + 1 4k plus 4k + 1 π/2 याद कर लो उसको। हालांकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करोगे तब आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, लेकिन अभी से सोच लो तो बेटर है ना। यहां से बोलो दूसरे वाले केस का आंसर आप बताओ। यहां से आ गया x² - 2x को इधर लाएंगे तो x² + 2x + 1 0 एंड sin थीटा की वैल्यू -1 होगी। sin थीटा -1 कब होता है? x + 1 का होल स्क्वायर रहता है। x = -1 एंड थीटा = 4k - 1 π/2। एक बात मेरी सुनो, इतना टफ भी नहीं यार, और ऐसा भी नहीं कि हर जगह याद करना पड़ेगा आपको। मेरी बात को समझो जस्ट। साइन y कोऑर्डिनेट होता है ना? हेलो, yes sir. साइन y कोऑर्डिनेट जो होता है वही साइन की वैल्यू बताता है एंगल के। और आपको पता है कि जब ऐसा हमने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया था तो y कोऑर्डिनेट 1 कब हो रहा था? टॉप पे। yes sir. और y कोऑर्डिनेट -1 कब हो रहा था? बॉटम पे। Bottom. Yes. अब तुम सिर्फ ये समझो कि ये एंगल की पोजीशन क्या है। ये है 2k पाई 4k π/2, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। ये रे की पोजीशन को बोलते हैं 4k π/2। π/2 के मल्टीपल्स में मैं लिख रहा हूं, है ना, या 0 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री है। जिसको आप 90 डिग्री बोलते हो वो क्या है? तो 4k π/2 + π/2, π/2 और रोटेट कर गए ऐसे, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 4k + 1 π/2। और जिसको आप बेटा 180 डिग्री बोलते हो उसको क्या बोलते हो? जनरल वैल्यू मैं लिखवा रहा हूं आपको, इसमें फिर π/2 ऐड कर दो। 4k π/2 + π/2 + π/2 क्या हो जाएगा? अरे करके देख लो यार, मैं रट्टा लगाना ना पड़े ये बता रहा। 4k + 1 π/2 था, इसमें π/2 और रोटेट कर दिया इसको, तो आ गया 4k + 2 π/2, मतलब 2k + 1 पाई। ऑड मल्टीपल पाई 2k + 1 पाई बोलो, या इसी को 4k + 2 π/2 भी बोल सकते हो। और जिसको आप 270 डिग्री बोलते हैं उसका जनरल वैल्यू क्या है? 4k + 3 π/2, क्योंकि π/2 और ऐड हो गया, या इसी को 4k - 1 π/2 बोलते हैं। तो ये चार तो याद रखना है बेटा। यहां पर साइन की वैल्यू, यहां पर साइन 0 होता है, साइन थीटा 0 होता है, यहां पर साइन थीटा 0 होता है। 0 और 180 पर पाई के मल्टीपल है ना, ये भी पाई के मल्टीपल है, ये भी, ये इवन मल्टीपल पाई है, ये ऑड मल्टीपल पाई है, 0 होता है।
और यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा 1 होता है, और यहाँ पर साइन थीटा -1 होता है। अब जब साइन आ जाएगा तो कॉस अपने आप आ जाएगा, है ना। कॉस की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो यहाँ पर कॉस 1 होता है, यहाँ पर कॉस 0 होता है, यहाँ कॉस -1 होता है, यहाँ कॉस 0 होता है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब जब साइन कॉस आ गया तो टैन आ जाएगा। तो कम से कम ये 4 एंगल्स याद रखो, बिल्कुल हर एक बच्चे को ये 4 एंगल याद होने चाहिए। आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर। सी वाला पार्ट हो गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर एक जनरल नेम्स है ना, मतलब सारे फंक्शंस में वैलिड होंगे ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या सर जो आपने एंगल्स का जो ये नोटेशन लिखा है, ये जनरल एंगल का नोटेशन जो है जनरल है बेटा, ये फंक्शन से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो एंगल से रिलेटेड है कि एंगल की जनरलाइजेशंस कैसे हैं, उसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं। हर एक फंक्शन में ये जनरलाइजेशन वैलिड है। अब फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, लेकिन 4k + 1π/2, 4k - 1π/2, 4k + 3π/2, 4k π/2, 4k + 2π/2, मतलब ऑड मल्टीपल पाई, तो इवन मल्टीपल पाई, ऑड मल्टीपल पाई, 4k + 1π/2, 4k - 1π/2, ये 4 पोजीशंस जनरल फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चले? यस सर। बोलेगा फाइंड ऑर्डर्ड पेयर x, थीटा सेटिस्फाइंग। अब देखो आज की क्लास में मैं जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सब कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन है। ये आपके स्कूल एग्जाम में शायद ही कभी पूछे जाएं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर से अगली क्लास में हम लोग वापस आ जाएंगे स्कूल लेवल पे डिस्कशन, इंटर कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केसेस, वो सारे डिस्कशन होंगे। बोल रहा है फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब फिर से आपने देखा कि लेफ्ट में थीटा का फंक्शन है, राइट साइड में x का फंक्शन है, और इंटरवल दिया -2π से 2π। जल्दी बोलो। LHS का रेंज क्या है? -1 to 1 plus. Range of LHS, that is sin theta is equal to -1 to 1. RHS का रेंज क्या है? रेंज ऑफ RHS क्या आया? 1 to infinity. हाँ, थोड़ा सस्पिशन से क्यों बोला बच्चे? मेरे से अप्रूवल लेने के लिए या कॉन्फिडेंस से बोलो? बिल्कुल सही बोल रहे हो। So 1 to infinity. यस, 1 to infinity, गुड। 1 to infinity। कैसे इस बात को जज किया 1 to infinity? So mod x हमेशा पॉजिटिव होगा and क्योंकि mod x varies 0 to infinity and therefore adding 1, mod x plus 1 varies 1 to infinity. That's very simple. और इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आया? दोनों में कॉमन इंटरवल क्या आया? so 1. 1, सिंगलटन 1। इसका मतलब है कि इक्वालिटी कब पॉसिबल है? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। तो देयरफॉर इक्वालिटी होल्ड if and only if साइन ऑफ थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाए और मॉड x प्लस 1 की वैल्यू भी 1 हो जाए। ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा तभी इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, और कभी इक्वालिटी होल्ड कर ही नहीं सकती। तो ये वैल्यू 1 हो गई और ये वाली 1, तो इसको पहले सॉल्व करें। ये वाला, तो ये 1 होने का मतलब मॉड x 0 हो जाए, इसका मतलब x 0 हो जाए। और साइन थीटा 1 का मतलब थीटा क्या हो जाए? साइन थीटा 1 का मतलब थीटा क्या हो जाए? 4k plus 1. 4k + 1π/2. 4k + 1 वेरी गुड, 4k + 1π/2। बट बेटा ये तो सारी वैल्यू हो गई, बट इन्होंने थीटा के बारे में एक कहानी बोल दी, रेंज दे दिया कि थीटा बिलोंग करना चाहिए -2π से 3π। तो अब चेक कर लो कि कौन कौन से एंगल आएंगे।
तो दो तरीके हैं, एक तरीका होता है ना कि साइन का ग्राफ बना लो, समझ रहे हो मेरी बात को, साइन का ग्राफ बना लो इस इंटरवल में, तो आपको विजिबली दिख जाएगा, ग्राफ से सब दिख जाएगा कि कहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है। तो ये बना दिया मैंने ग्राफ, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा रफली बना रहे हैं अभी, हमें मतलब बहुत टेक्निकल डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ में वैल्यू चाहिए। -2 पाई इज दिस एंड 2 पाई इज दिस, हमें 3 पाई तक जाना है ना, ऐसा। अब हमें देखना साइन की वैल्यू 1 कब कब आ रही थी, कि यहाँ 1 हो रही है, एक बार यहाँ 1 हो रही है, एक बार यहाँ 1 हो रही है। ग्राफ से देखोगे तो भी दिख जाएगा। यहां से k की इंटीजर वैल्यू दो, जैसे k की वैल्यू -1 दो तो क्या आएगा, k इंटीजर है ना, तो -3 पाई बाई 2, k को 0 दो तो क्या आएगा पाई बाई 2, k को 1 दो तो क्या आएगा 5 पाई बाई 2, k को अगर 2 दोगे तो ये 9 पाई बाई 2 जो कि 3 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो ये तीन ही एंगल आएंगे, तीन ही एंगल। तन्मय बेटा 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये देखो, ये -3 पाई बाई 2 है, -2 पाई से पाई बाई 2 राइट, हाँ ये पाई बाई 2 है, और ये 5 पाई बाई 2, 2.5 पाई बाई 2, 2.5 पाई। तो ये तीन एंगल आ गए, तो थीटा की 3 वैल्यू आ गई ना, थीटा की 3 वैल्यू आ गई, और एक्स की 0 वैल्यू है। तो इन्होंने बोला था फाइंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा थीटा, तो एक्स तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो 0, -3 पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2 एंड 0, 5 पाई बाई 2, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशंस होंगे। दैट्स इट। आई होप यू एग्री यस सर। एंड Yes, होपफुली sir. यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, तो ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पर समराइज करें, क्लोज करें। यस Yes, sir. Yes, sir. वैसे एक आध क्वेश्चन और, हाँ बोलो, क्या कुछ पूछ रहे थे? सर गेम की फंक्शन मतलब गेम कहाँ तक हो जाएगी अब? गेम कहाँ तक हो जाएगी? पहली बात तो जो तुम्हारा गेम में गेम 1 हो जाएगा, गेम 2 मैंने देख करके बताना पड़ेगा बेटा, गेम 1 तो पूरा हो जाएगा। सर हाँ। गेम 1 हो 16th से सर ऐसे क्वेश्चन है सर कि ग्रेटर वैल्यू क्या है सर, Yes, sir. उधर से वो होंगे गेम 2 गेम है, 2 पे। और 16 के बाद जो हो नहीं सकते कुछ क्वेश्चंस। टेक्सचुअल एक्सरसाइज, एक मिनट जस्ट लेट मी हैव अ लुक, थोड़ा सा मुझे चेक करने दो बेटा, फिर बताता हूँ मैं। आप गेम की बात कर रहे हो, टेक्सचुअल एक्सरसाइज तो 1 और 2 कंप्लीट कर लेना आप, 1 भी कर लेना और 2 के सम भी कर लेना। ठीक है, गेम में गेम 1 आप पूरा कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, गेम 1 तो पहले ही पूरा हो चुका है ना। Yes, sir. Game one यस तो हो सर। Yes, sir. गेम यस सर, वो तो गेम 2 भी अब आप कर सकते हैं। सर सारी नहीं होंगी लेकिन वो शायद। लेट मी सी, एंड तब मैं बता रहा हूँ। गेम 2 यस, दिस यू कैन डू, अप टू 17th क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। गेम 2 में आप अप टू 22 सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक सर है, NCERT में भी बता दो। ओके सर। तो अब एनसीईआरटी में अगला कल की क्लास के बाद में एनसीईआरटी का जो है कंपाउंड एंगल के पहले की सारी एक्सरसाइज, बस दूसरी एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। वैसे Okay, sir. एनसीईआरटी में आप पहली एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, दूसरी कंप्लीट कर सकते हैं, सर अभी भी कर फर्स्ट तो सकते कर ली। हैं। हाँ ठीक है, तो अभी रुक जाओ कल की क्लास के बाद में, अभी आप क्या करो, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट करो, और गेम 1 हो ही गया है, गेम 2 में अप टू क्वेश्चन नंबर 23 सारे कर जाओ, दैट्स इट। ठीक है जी, Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ कॉल सर को। वो लॉग फंक्शन भी करवाना था। हाँ, लॉग फंक्शन कराना है।